नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र संग्रह मेरा परिवार से एक रेखा चित्र नीलकंठ, जो कि इसका प्रथम रेखा चित्र है। इसके बाद हम क्रम से सभी रेखा चित्रों का अध्ययन करेंगे। तो रेखा चित्र पर पहुंचने से पहले एक सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे महादेवी वर्मा के ऊपर। तो आइए चलते हैं महादेवी वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने। मित्रों, महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रमुख अशोक स्तंभों में से एक हैं। प्रसाद पंत, निराला जैसे कवियों के साथ महादेवी वर्मा जी चतुर्थ स्तंभ के रूप में आती हैं। इन्होंने स्त्री प्रतिभा का लोहा मनवाया। इनकी कविताएं काव्य सरिता हिंदी साहित्य सागर रूपी विविध विधाओं के साथ समन्वय करती हैं। उन्होंने गद्य में जहां नवीन विधाओं को अत्यधिक विकसित किया, वहीं उनकी कविताएं अपार संभावनाओं के द्वार खोलती हैं। महादेवी जी के रेखा चित्र में रसे बसे उनकी बातों के द्वारा वह जीवंत से जान पड़ते हैं। जीव जंतुओं के प्रति करुणा जगाती महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार, और यह रेखा चित्र संग्रह बहुत ही अद्भुत है। उनके शब्दों के चित्रों के द्वारा खींचे गए चित्र साक्षात प्रतीत होते जान पड़ते हैं। रेखा चित्र में अनेक साहित्यिक विधाएं तरंगे लेती हैं। निबंध की गहराई, डायरी का निश्चल अभिव्यक्ति। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखा रेखा चित्र नीलकंठ। प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखास कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। जितने दंगे, फसाद और छुरे चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, सबका शुभारंभ प्रायः नखास कोने से ही होता है। उसकी कुछ और भी अनोखी विशेषताएं हैं। घास काटने की मशीन के बड़े बड़े चौड़े चाकू से लेकर फरसा, कुल्हाड़ी, आरी, छुरी आदि में धार रखने तक की दुकानें वहीं पर हैं। अतः गोठिल चाकू छुरी को पैना कराने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आँखों का सरकारी अस्पताल भी वहीं प्रतिष्ठित है। शत्रु मित्र की पहचान के लिए दृष्टि कमजोर हो तो वहाँ ठीक कराई जा सकती है, जिससे कोई भूल होने की संभावना ना रहे। यह अपने ऐतिहासिक महत्व को भी रखता है। यदि अस्पताल के अंतःकरणों में स्थान ना मिले, यदि डॉक्टर, नर्स आदि का दर्शन दुर्लभ रहे, तो बरामदे, पोर्टिको आदि में विश्राम प्राप्त हो सकता है। यदि वहाँ भी स्थानाभाव हो तो अस्पताल के कंपाउंड में मरने का संतोष तो मिल ही सकता है। हमारे देश में अस्पताल साधारण जन की अंतिम यात्रा में संतोष देने के लिए तो हैं ही। किसी प्रकार घसीट कर, टांग कर उस सीमा रेखा में पहुंचा आने पर बीमार और उसके परिचारकों को एक अनिर्वचनीय आत्मिक सुख प्राप्त होता है। इससे अधिक पाने की न उनमें कल्पना है न मांग। कम से कम इस व्यवस्था ने अंतिम समय में मुख में गंगा जल, तुलसी, सोना डालने की समस्या तो सुलझा दी है। यह मत्स्य क्रय विक्रय केंद्र भी है और तेल फुलेल की दुकानें भी मानो सुगंध दुर्गंध में समरसता स्थापित करने का अनुष्ठान है। पर नखास कोने के प्रति मेरे आकर्षण का कारण उपयुक्त विशेषताएं नहीं हैं। वस्तुतः वह स्थान मेरे खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतुओं का कारागार भी है। अस्पताल के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे और बड़े बरामदे हैं, जिनमें ये जीव जंतु तथा इनके कठिन हृदय जेलर दोनों निवास करते हैं। छोटे बड़े अनेक पिंजड़े बरामदे में और बाहर रखे रहते हैं, जिनमें 2 खरगोशों के रहने के स्थान में बीच में 25 और 4 चिड़ियों के रहने के स्थान में 50 चिड़ियाँ भरी रहती हैं। इन छोटे से जीवों को हंसने रोने के लिए भिन्न ध्वनियाँ नहीं मिली, अतः इनका महाकलरव, महाक्रंदन भी हो तो आश्चर्य नहीं। इन जीवों के कष्ट निवारण का कोई उपाय न सूझ पाने पर मैं अपने आप को उस ओर जाने से नहीं रोक पाती। किसी पिंजड़ी में पानी न देखकर उसमें पानी रखवा देती हूँ। दाने का अभाव हो तो दाने डलवा देती हूँ। कुछ चिड़ियों को खरीद कर उड़ा देती हूँ। जिनके पंख काट दिए गए हैं उन्हें ले आती हूँ। परंतु जब उस ओर पहुँच जाती हूँ, सब कुछ पहले जैसा ही कष्टप्रद हो जाता है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान की ओर ध्यान गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछले बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजे से दवा बनती है, सो ऐसे लोग ही खरीदने आए थे।
आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूँ? टालने के लिए मैंने कहा कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही खराब है, बस पकड़ो और मारो। बड़े मियाँ के भाषण का तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनकर थकने वाला जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़िया मार ने मुझे इस मोर को जोड़े को नगद 30 रुपए में दिया है। बहरा कहीं का। भाई जरा सोच तो, अभी इनके मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों करने लगा? आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौखटे का विचित्र जीव हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? पक्षी ही तो है। और तीतर बटेर क्या लंबी पूँछ न होने के कारण उपेक्षा के योग्य पक्षी हैं? चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन दोनों ने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार इधर उधर गुप्तावास करते रहे और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी रहती थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसकी शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन था। चित्रा मेरी बिल्ली का नाम है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मारजारी के लिए असह्य कही जा सकती है। मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गुं की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। ताम्रचूड़ झूले से उतरकर और दोनों पंखों को फैलाकर शोर करने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली बनने का। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी, गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्रुति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भाव भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों में चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। हरे रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसका नीचा कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा।
मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ को अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त करा लिया गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की एकत्र सेना को उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंच प्रहार से उसे दंड देने को दौड़ा। खरगोश के छोटे और शरीर बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर उठाता और जब तक वे अंतर क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों के कर्णवेध संस्कार हो जाते, पर वे फिर उसको क्रोधित होने का अवसर न देते। उसके दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुपा छुअल का खेल खेलते रहते। एक दिन उसकी अपत्य स्नेह का हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम विस्मित हो गए। कभी कभी खरगोश, कबूतर आदि सांप के लिए आकर्षण बन जाते हैं। यदि जाली के घर में पानी निकलने के लिए बनी नालियों में से कोई खुली रह जाए तो उसके भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता है। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। वह पूंछ पंख समेटकर सर्र से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी साहस चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास को पंजों से दबाया और चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उसका शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों से उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का स्वभाव और स्वरूप देखकर समझा जा सकता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर और कर्म भी क्रूर है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर वह नाचता था। तब उसके नृत्य में एक सहज लय ताल रहता, आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम घूम कर किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, पर उसकी गति में भी छंद रहता था। वह नृत्य में नीलकंठ के दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल का परिचय मिलता था। नीलकंठ पता नहीं कैसे यह समझ गया कि उसका नृत्य मुझे पसंद है, और वह जैसे ही मैं उसके झूले के पास पहुंचती अपने झूले से नीचे उतरकर आ जाता और पंखों की सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान सूचक समझ विस्मयाभिभूत हो उठता। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले से खाता कि हंसी भी आ जाती और विस्मय भी होता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते और तब उनकी मंद्र केका गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होकर मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। फिर मेघ गर्जन जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ का नृत्य वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता था। स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंजा और बाएं पंजे पर बाएं पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले पानी की बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार रोक
लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प कर मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ज्यों ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा जैसी थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट टूट कर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ का भाषण मेल फिर दौड़ने लगा। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सर इसको पटक देता। अब आपसे भी अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश था यह कि 7 रुपये देकर मैंने उसे अगली सीट पर रखवा लिया और घर ले आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी टेढ़ी की टेढ़ी रही, पर वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप स्वभाव से भी वह कुब्जा प्रमाणित हुई। अब नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखकर राधा को मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में बैठाकर सेया करती थी। पता चलने पर कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर उसके अंडे फोड़ ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। हमने उसे अलग बंद किया तो उसने दाना पानी छोड़ दिया और जाली पर सिर पटक पटक कर घायल कर लिया। इस कलह कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरा दाना देने जाने पर वह सदा के समान अपने पंखों को मंडराकर मंडलाकार बना लेता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं ही आशा करती कि थोड़े दिन में सब मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपा कर बैठा था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर चुका था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। मैंने अपनी शाल में लपेटकर उसे संगम ले आई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिनों कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आता था। वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का द्वार खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रगति की विभिन्नता का जो परिचय कराया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न होता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र से तीव्रतर कर नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा रेखा चित्र संग्रह मेरा परिवार का एक रेखा चित्र नीलकंठ। आशा करती हूँ यह आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए रेखा चित्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।